नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज भाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम एक नवीन टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। पिछली क्लास में हमने वंशानुक्रम के नियम की चर्चा किया था और आज उसी की अगली टॉपिक आज हम सभी लोग वंशानुक्रम के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। जो वंशानुक्रम के सिद्धांत, आज हम लोग वंशानुक्रम के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। और वंशानुक्रम के सिद्धांत कितने हैं, किस वंशानुक्रम के किस सिद्धांत के कौन प्रवर्तक हैं, इससे संबंधित हमेशा आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो वंशानुक्रम क्या है, पहले हम वंशानुक्रम जान जाए। तो कुछ गुण बालक को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, अर्थात हम कहें कि वे गुण जो बालक अपने माता पिता से प्राप्त करता है, ऐसे गुणों को वंशानुक्रमीय गुण कहा जाता है। और जो वंशानुक्रमी अर्थात माता पिता के जो गुण हैं और उनकी होने वाले संतानों में कुछ सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसी के संदर्भ में वंशानुक्रम के सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो जो पहला जो सिद्धांत है जीव सांख्यिकीय का सिद्धांत, पहला जो सिद्धांत है वह है जीव सांख्यिकीय सिद्धांत। और एक एक करके पहले हम लोग जान जाएं कितने सिद्धांत हैं। तो पहला जो जीव सांख्यिकीय सिद्धांत है, जो दूसरा है बीज कोश की निरंतरता, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत है जो कहा जाए तो तीसरे सिद्धांत में मुख्य रूप से जैव विकास का सिद्धांत यह आ जाता है, जैव विकास का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत। और चौथे सिद्धांत में वंशानुक्रम के मेंडल का सिद्धांत, यह अगला चौथा सिद्धांत है मेंडल का सिद्धांत। इस प्रकार से वंशानुक्रम के कुल 4 सिद्धांत हैं और इन्हीं 4 सिद्धांतों का पालन जो माता पिता से जो गुण उनकी होने वाली संतानों में पहुंचते हैं, वही गुण मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों का पालन करते हुए जो माता पिता के जो गुण होते हैं उनकी संतानों में पहुंचते हैं। इस प्रकार से हम लोग 4 सिद्धांत, इससे भी प्रश्न क्या कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा, तो यह 3 इसमें से सिद्धांत दिया रहेगा कि बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत, जीव सांख्यिकीय का सिद्धांत। तो इसमें और अगला दे देता अभिप्रेरणा का सिद्धांत। याद रखें कि इसमें अभिप्रेरणा का कोई भी वंशानुक्रम के अभिप्रेरणा का कोई सिद्धांत नहीं है। और यहाँ पर जो जितने सिद्धांत वह 4 सिद्धांत मुख्य रूप से चर्चा हमने किया, जीव सांख्यिकीय सिद्धांत, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत और जैव विकास का सिद्धांत। अब हम आगे एक एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब देखते हैं एक एक, जो पहला जो सिद्धांत है वह सिद्धांत में जीव सांख्यिकीय सिद्धांत। याद रहे पहला जो मुख्य रूप से वंशानुक्रम का जीव सांख्यिकीय सिद्धांत, या इसी का दूसरा नाम भी है बायोमेट्री सिद्धांत। इसी को हम बायोमेट्री सिद्धांत भी कहते हैं, बायोमेट्री सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है वह जीव सांख्यिकीय सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को हम बायोमेट्री सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब बायोमेट्री सिद्धांत, तो सबसे अगला प्रश्न आता है इसमें कि जो जीव सांख्यिकीय सिद्धांत या बायोमेट्री का सिद्धांत के जनक कौन है। अगला जो हम प्रश्न अगर इससे बनता है तो अगला प्रश्न यही होगा
कि जो जीव सांख्यिकीय सिद्धांत है या बायोमेट्री का जो सिद्धांत है, इसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके जनक गाल्टन है। जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत या बायोमेट्री के सिद्धांत के जनक कौन है? और इनके अगर यह प्रश्न अगर आ जाए तो याद रखिएगा, जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत के जनक गाल्टन है। और गाल्टन ने एक सबसे प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम था प्रतिभा खोज, न हेरिडेटरी जीनियस, जो गाल्टन की पुस्तक है। और अगर वह कहा जाए तो हेरिडेटरी जीनियस, यह पुस्तक है हेरिडेटरी जीनियस। प्रश्न आ जाता है हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा गाल्टन। और जीव सांख्यिकीय सिद्धांत या बायोमेट्री सिद्धांत के जनक कौन है? तभी सही होगा गाल्टन। गाल्टन ने अपने जीव सांख्यिकीय सिद्धांत या बायोमेट्री सिद्धांत में बताया क्या? इन्होंने यह तथ्य स्पष्ट किया अपने सिद्धांत में कि जो भी संतान जन्म लेती है, माता पिता के द्वारा जो भी संतान जन्म लेती है, वह केवल अपने माता पिता के ही गुणों को नहीं बल्कि 3 पीढ़ी के गुणों को लेकर के पैदा होती है। जो भी यह इन्होंने अपने सिद्धांत में स्पष्ट किया कि जो भी संतान अगर जन्म ले रही तो यह नहीं कि वह केवल अपने माता और पिता से ही गुणों को लेकर के पैदा होगी। इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि अगर माता पिता के ही तो गुण होंगे ही, साथ में उनके 3 पीढ़ी के गुणों को लेकर के संतान पैदा होती है। जैसे इन्होंने एक मुख्य रूप से सांख्यिकी आधार पर आंकड़ों को प्रस्तुत किया। सांख्यिकी आधार पर अगर आंकड़ों को प्रस्तुत किया तो यह देखते हैं कैसे किस रूप में कितने गुण माता के, कितने गुण पिता के और कितने गुण जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी कितने कितने गुण पहुंचते हैं। तो पहले यह देखते हैं, पहले जो जीव है, जीव, अब यह जीव का निर्माण 2 गैमीट से मिलकर या 2 लोगों से मिलकर हुआ है। एक पिता और दूसरा जो है गैमेटिक माता। एक पिता और एक माता से मिलकर के किसी जीव की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 50% गुण पिता के और 50% गुण माता के होते हैं। अगर पिता की उत्पत्ति हुई यहाँ जीव, तो क्या देखेंगे? तो यह प्रथम पीढ़ी रहा, दूसरा पीढ़ी। अब इस जीव के ये दादा, यहाँ पर देखें दादा और दादी, दादा और इस जीव का यहाँ से संबंध हम देखेंगे तो दादा और दादी से पिता का निर्माण हुआ, पिता और माता से किसी एक जीव का निर्माण हुआ। अगर माता पक्ष से अगर हम देखें तो यहाँ से नाना और नानी, नाना और नानी, यह देखें। अब यहाँ पर 50% है तो यहाँ पर जो गुण हो जाएगा वह 25% गुण यह हो जाएंगे। देखें सभी 25% गुण, यह भी 25% गुण और यह भी 25% गुणों का स्थानांतरण होगा। फिर एक पीढ़ी और इन्होंने 3 पीढ़ी तक बताया था। तो यहाँ पर अगर चलते हैं तो यह देखेंगे परदादा और परदादी। फिर यहाँ पर यह भी परदादा और परदादी, यह देखेंगे। फिर यहाँ पर अगर देते हैं तो पर नाना और पर नानी, और इसमें भी यह भी पर नाना और पर नानी, यह देखें। अब यहाँ पर अगर गुणों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो यहाँ पर 12.5% यहाँ पर आएगा। फिर यही 12.5%, फिर यह भी 12.5%, फिर यह भी 12.5%, फिर सभी में जितने भी है 12.5%, फिर यह भी 12.5%, यह भी 12.5% और यह भी हो जाएगा 12.5%। यह देखें। अब यहाँ पर अगर भिन्न के रूप में देखा जाए तो यह 1/2, फिर यह हो जाएगा 1/4 और यह हो जाएगा 1/8। यह देखेंगे। अगर प्रश्न कैसे इसमें बनेगा
यह प्रश्न होगा किसी भी जीव का निर्माण या किसी भी जीव में उसके परदादा या परदादी के कितने % गुण जीव में पहुंचते हैं। तो इस कितने % गुण अगर देगा तो यहाँ सही हो जाएगा 12.5। या किसी भी जीव में कितना गुण उसके दादा और दादी के होते हैं, विकल्प में 1/2, 1/16, 1/4, 1/8। तो देखें दादा दादी के 1/4। अगर परदादा परदादी के कितने गुण, तो 1/8। माता होने वाले जो जीव में कितने % गुण माता के और कितने गुण सिर्फ पिता के होते हैं, तो यह देखें 50% गुण माता के और 50% गुण पिता के भी और 50% गुण माता के भी होते हैं। अगर भिन्न के रूप में अगर पूछ ले तो कितने गुण माता के और कितने गुण पिता के होते हैं, तो 1/2 गुण माता के और 1/2 गुण पिता के। अर्थात सीधे सीधे कह सकते हैं आधा गुण माता के और आधा गुण पिता के लेकर के संतान पैदा होती है। इस प्रकार से गाल्टन ने जो जीवों में जो होने वाले जीव है और उसमें जो माता पिता से जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत गुणों का स्थानांतरण होता है, इसने सांख्यिकी आधार पर प्रस्तुत किया। इसी कारण इनके सिद्धांत को जीव सांख्यिकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः बता दें कि जीव सांख्यिकीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो गाल्टन। और गाल्टन ने अपने सिद्धांत में मुख्य रूप से यह बताया कि जो होने वाली संतान है वह केवल अपने माता पिता के ही नहीं बल्कि 3 पीढ़ी के गुणों को ले करके पैदा होती है। और इसमें 3 पीढ़ी में देखें, एक पीढ़ी यह हो गया, दूसरी पीढ़ी यह हो गया और तीसरी पीढ़ी यह देखें। 3 पीढ़ी के गुणों को ले करके होने वाली संतान पैदा होती है। यही सिद्धांत बताता है कि जो कभी कभी जो संतानें होती हैं वह अपने माता पिता को न पढ़ करके अपने दादा दादी या परदादा परदादी के गुणों को लेकर के पैदा हो जाती हैं। यही सिद्धांत बताता है। इस प्रकार से जो पहला जो सिद्धांत था वंशानुक्रम के, वह जीव सांख्यिकी का सिद्धांत, और जीव सांख्यिकी के सिद्धांत को ही बायोमेट्री सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब यह मुख्य रूप से बायोमेट्री सिद्धांत को इन्होंने, प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि किस निम्नलिखित में कौन से मनोवैज्ञानिक ने वंशानुक्रमीय गुणों को अंकों के आधार पर प्रदर्शित किया। तो देखिए अंकों के आधार पर यही गाल्टन ने प्रस्तुत किया है। अब हम अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अगले सिद्धांत में मुख्य रूप से दूसरा जो सिद्धांत है वंशानुक्रम का, जीव कोश की निरंतरता का सिद्धांत। जीव कोश की निरंतरता का सिद्धांत, जीव कोश की निरंतरता का सिद्धांत। अब यह समझिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जीव कोश प्रवर्तक इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, ज्यादातर एग्जामों में पूछा गया कि बीज कोश की निरंतरता सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, मुख्य रूप से यह सिद्धांत बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा बीजमैन, एक मनोवैज्ञानिक है बीजमैन। बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो सही उत्तर है बीजमैन। बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन, तो बीजमैन, याद हो जा। अब बीजमैन ने बताया कि जो भी मुख्य रूप से युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है और माता और पिता के जीनों को मिला करके, तो वह जब जाइगोट में जो कोशिकीय विभाजन अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उसमें 2 कोष बन जाते हैं। अब इसको अगर हम मुख्य रूप से चार्ट के रूप में प्रस्तुत करें तो यहाँ पर देखेंगे शुक्राणु, यह मुख्य रूप से नर गैमीट है शुक्राणु, और यह मादा गैमीट है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेंगे और मिलने की क्रिया मुख्य रूप से कहलाती है निषेचन। मिलने की क्रिया निषेचन कहलाएगी और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज और इंग्लिश में युग्मनज को कहते हैं जाइगोट।
अब इसमें यह इस बीजकोश की निरंतरता के सिद्धांत में प्रमुख बात यह कही गई कि जो जाइगोट बनता है तो जाइगोट में कोशिकीय विभाजन होगा। यह देखिए कोशिकीय विभाजन होगा जाइगोट में, और कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप दो कोष बन जाते हैं। इन्होंने एक कोष का नाम दिया जीवकोश। जीवकोश, एक कोष को इन्होंने नाम दिया जीवकोश, और इंग्लिश में कहते हैं जर्म सेल। ये इंपॉर्टेंट है, जर्म सेल। और जो दूसरा कोष बनता है इसे नाम दिया इन्होंने शरीर कोश। शरीर कोश और शरीर कोश, और इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉडी सेल। बॉडी सेल यह सीधे सीधे यह बिजमैन ने अपने प्रयोग में किया और मुख्य रूप से अपने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया कि जो नर गैमीट शुक्राणु और मादा गैमीट अंडाणु जो दोनों मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को हम निषेचन या इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जाइगोट, और जाइगोट में अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और दो कोष बन जाते हैं। एक को जर्म कोश या जर्म सेल या जीव कोष कहते हैं, एक को शरीर कोष या बॉडी सेल कहते हैं। इन्होंने बीजमैन ने बताया कि जीव कोष कभी भी नष्ट नहीं होता है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित या स्थानांतरित होता रहता है, और शरीर कोष जो शरीर कोष है यह नष्टवान है और नष्ट हो जाती है। जीव कोष में इन्होंने कहा कि जैसे एक मुख्य रूप से व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसका जो स्पर्म है, स्पर्म को इन्होंने जीव कोष कहा है, और मादा का जो जीव कोष का नाम अंडाणु को कहा है। तो जब जीव कोष पुरुष है और इसका जीव कोष स्पर्म उसकी होने वाली संतान में पहुंच गया, फिर उसकी जो होने वाली जो संतान थी वह जब मुख्य रूप से तो उसके जो स्पर्म उसकी होने वाली संतान में पहुंच गया। इस तरह जीव कोष जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। परंतु शरीर कोष है, शरीर कोष एक निर्धारित समय के बाद नष्ट हो जाता है। जैसे हम हैं या आप कोई भी हो और उसकी शरीर है, एक निर्धारित समय के बाद यह नष्टवान है, अर्थात कटु सत्य है कि हर व्यक्ति को एक न एक दिन मरना है। तो यह जो शरीर कोष है यह नष्टवान है, नष्ट हो जाएगी एक समय के बाद। लेकिन जो हमारा जर्म सेल अर्थात पुरुष का जो शुक्राणु है और मादा का जो अंडाणु है, इसके द्वारा जो संतान जन्म ले ली, उसमें जर्म सेल उसके जो पुरुष का जो जर्म सेल है या मादा का जर्म सेल उस संतान में पहुंच गई, फिर वह संतान के द्वारा जो संतान जन्म लेगी उसका जर्म सेल उसमें पहुंच गया। अर्थात यह जो जर्म सेल है यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, और जो शरीर कोष है यह सदैव नष्टवान है। यह कटु सत्य है। अगर किसी के भी सामने अगर आप बोल दें कि आपको एक न एक दिन मरना ही है, तो वह लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो सकता है। लेकिन यह कटु सत्य है कि जो हमारी शरीर है यह एक निर्धारित समय के बाद यह डेड हो ही जाना है, लेकिन हमारे द्वारा जो संतति है यह मुख्य रूप से वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। इसी सिद्धांत पर यह कहा गया पितृ ऋण, याद होगा आपको पितृ ऋण। ऋणों की में एक जो मुख्य ऋण है वह पितृ ऋण है, और पितृ ऋण यह है कि जो पिताजी का ऋण है कि जो उनकी वो जो वंशानुगत जो गुण है अर्थात जो उनकी वंशावली है उन वंशावली को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहना है। यह पितृ, अगर आप पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली को अगर नहीं चलाते हैं तब यह जान जाए कि आप पितृ ऋण से उत्तीर्ण नहीं होंगे। इसलिए वह पिताजी की एक पीढ़ी हम अब हमारे द्वारा हमारी जो संतान हुई वह अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहेगा। अर्थात जीव कोष को इन्होंने कहा कि रोकना नहीं चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होगा, और शरीर कोष हर स्तर पर यह डेड बॉडी अर्थात विध्वंसक विध्वंस हो जाएगा। लेकिन यह एक प्रश्न और आता है, जो शरीर कोष है यह विध्वंसक मुख्य रूप से एक ही समय में या एक निर्धारित समय के बाद यह खत्म हो जाएगी शरीर। लेकिन जो जीव कोष है इस जीव कोष में रचनात्मक प्रवृत्ति या सृजनात्मक प्रवृत्ति निहित रहती है। देखिए यही जो जीव कोष है इस जीव कोष में सृजनात्मक प्रवृत्ति निहित या सृजन करने की
सृजन करने की प्रवृत्ति इस जीव कोश में निहित है और बॉडी जो कोश है यह एक निर्धारित समय के बाद समाप्त हो जाने वाली। इस तरह से जो दूसरा सिद्धांत हम लोगों ने देखा वंशानुगत का या वंशानुक्रम का, जीव कोश की निरंतरता का सिद्धांत, तो एक बार पुनः हम लोग इस बार रिपीट कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कि जीव कोश की निरंतरता के सिद्धांत। तो जीव कोश की निरंतरता के सिद्धांत के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, भूलने न पाए, बीजमैन। बीज कोश की निरंतरता के सिद्धांत के जनक कौन है? तो बीजमैन। बीजमैन है। और बीजमैन ने यह बताया कि जो व्यक्ति के द्वारा जो पुरुष का जो शुक्राणु और मादा का अंडाणु दोनों मिलेंगे और मिलने की क्रिया निषेचन कहलाएगी। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेंगे। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो दो कोष बनते हैं। यही से मेन है कि जब दो कोष बनेंगे तो एक कोष को इन्होंने जीव कोष नाम दिया और एक कोष को इन्होंने शरीर कोष नाम दिया। जो जीव कोष है इस कभी नष्ट नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। परंतु शरीर कोष एक निर्धारित समय के बाद नष्ट हो जाती है। यह रहा हम लोगों का जीव कोष की निरंतरता का सिद्धांत, जीव कोष की निरंतरता का सिद्धांत। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे सिद्धांत की चर्चा हम लोग करें। तीसरे सिद्धांत में जैव विकास के सिद्धांत, जो तीसरा सिद्धांत है यह वंशानुक्रम का जैव विकास का सिद्धांत। वंशानुक्रम का जैव विकास का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो वंशानुक्रम के जैव विकास सिद्धांत के जनक में लैमार्क का नाम आ जाता है, लैमार्क और डार्विन का। वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत के जनक लैमार्क हैं। और लैमार्क का पूरा नाम आपको याद होगा, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क का पूरा नाम है। इन्होंने वंशानुक्रम में यह क्या बताया? वंशानुक्रम में जैव विकास यह का एक सिद्धांत इन्होंने दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर अगला जो सिद्धांत दिया, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग इन्होंने दिया मुख्य रूप से। लेकिन एक महत्वपूर्ण सबसे बात है कि जो वंशानुक्रम के जैव विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उपनाम भी है, इसी को कहते हैं संक्रमण का सिद्धांत। संक्रमण का सिद्धांत। वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता? सबसे महत्वपूर्ण है कि वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रहे, वंशानुक्रम के जैव विकास के सिद्धांत को संक्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और संक्रमण का सिद्धांत इन्होंने एक सिद्धांत दिया था लैमार्क ने, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। उस मुख्य रूप से अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग में इन्होंने एक जंतु लिया था अंगों के प्रयोग पर, और जिसका जिराफ, जो जिस अंगों के प्रयोग के लिए किस जंतु को इन्होंने चुना? तो जिराफ। अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं, लेकिन सवाना घास का मैदान था, किसी कारणवश वह घास जल गई, और जब घास जल गई तो जिराफ को अपने मुख्य रूप से अपने जीवन यापन करने के लिए बड़े बड़े पेड़ पौधों को खाना पड़ा, उनकी पत्तियों को खाना पड़ा। तो यह अपना अगला पैर और गर्दन सदैव यह ऊंचा करता रहा। फिर अंत में यह देखा गया कि जो उनके द्वारा जो होने वाली संतान थी, उनकी अगली पैर और गर्दन भी मुख्य रूप से लंबी होती गई। और आज भी आप देखेंगे कि जो जिराफ है वह अगला पैर और उसकी गर्दन सदैव बहुत सी बड़ी दिखाई देती है। कारण क्या है कि उसने अपने अंगों का प्रयोग अधिक किया, और जो गुण बाह्य रूप में थे, जो बाह्य रूप में अंगों का अगला पैर का प्रयोग अधिक करना और मुख्य रूप से गर्दन का ऐसे ऊपर उठा करके अपना वो पत्तियों को खाना, जो बाह्य गुण थे धीरे धीरे वो गुण जीन में चले गए। और जब मुख्य रूप से जीन में चले गए तो वे जो उनके द्वारा जो संतानें पैदा हुई, वह संतानें भी
मुख्य रूप से अगले पैर उस संतान की और गर्दन लंबी होती गई। यह जीन क्या है? यह प्रश्न उठता कि जीन क्या है? तो याद रखिएगा, जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है। यही मुख्य रूप से माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में ले जाने का कार्य करती है जीन। याद रखें, जीन आनुवंशिकता द जीन इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। दिस इज ट्रांसट्रीब्यूटेड द जेनेटिक कैरेक्टर्स ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जीन वह है आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। तो यह इस सिद्धांत को नाम दे दिया जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास, वंशानुक्रम की जैव विकास का सिद्धांत कि अगर व्यक्ति में जो बाह्य गुण के रूप में जो बार बार अगर कार्य होता रहे, तो जो कुछ गुण जो जीन में जब चले जाते हैं, तो जो वह जीन में जब गुण चले जाते हैं तो उनके होने वाली संतान में भी वह गुण प्रतीत होने लगते हैं। तो यह रहा वंशानुक्रम का जैव विकास का सिद्धांत। अगला वंशानुक्रम का मेंडल का सिद्धांत। चौथे नंबर पर अंतिम है वंशानुक्रम का मेंडल का सिद्धांत। वंशानुक्रम का मेंडल का सिद्धांत। अब वंशानुक्रम के मेंडल के सिद्धांत। अब मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल, और ऑस्ट्रिया देश के एक यह पादरी थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मटर के पौधे पर। याद रहे कि इन ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो मटर के पौधे पर। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकीय विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। याद रहे, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। मुख्य रूप से आनुवंशिकीय विज्ञान के, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आनुवंशिकीय विज्ञान के जनक कौन है? तो आनुवंशिकीय विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक जोड़ी मटर के पौधे को लिया, एक जोड़ी विपरीत गुणों वाले मटर के पौधे को चुना, और इन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण को, मुख्य रूप से इन्होंने एक जोड़ी विपरीत गुण को लिया और उनके बीच जब क्रॉस कराया तो इन्होंने सिद्ध किया कि जो प्रथम पीढ़ी के जो गुण प्रतीत हुए तो वह संकर हुए, और जो दूसरी पीढ़ी के अगर गुण जो हुए तो एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से अपने प्रयोग में मुख्य रूप जो लिया, एक जोड़ी याद करेंगे, यह एक जोड़ी विपरीत गुणों को इन्होंने लिया। अगर एक जोड़ी विपरीत गुण का देखें तो लंबा, और लंबा का विपरीत क्या होगा? छोटा। और इन्होंने इंग्लिश में अगर कहें तो टाल और ड्वार्फ, या मुख्य रूप से टाल को इन्होंने कैपिटल टी से प्रदर्शित किया, और ड्वार्फ को इन्होंने स्मॉल टी और स्मॉल टी से प्रदर्शित किया। प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी यह बना F1 जनरेशन, अर्थात ये संकर है, हाइब्रिड बनी, हाइब्रिड हुए। फिर इन्होंने दूसरी पीढ़ी में जब यह क्रॉस कराए F2 जनरेशन में, तो इन्होंने यह देखा कि जो गुण हैं एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यहाँ पर देखें, यह कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यह कैपिटल टी स्मॉल टी, या F2 जनरेशन में अगर यह देखें कैपिटल टी तो यह कैपिटल टी। यहाँ पर देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे हम क्रॉस करा रहे हैं, इसका इससे क्रॉस करा रहे हैं, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। तो इन्होंने यह देखा कि जो F2 जनरेशन है वह 3 संबंधी एक संबंधी 2 संबंधी 1 मुख्य रूप से अनुपात में पृथक हो जाते हैं। और इन्होंने प्रयोग से अपने यह सिद्ध किया कि जब एक जोड़ी विपरीत गुणों के बीच अगर हम क्रॉस कराते हैं तो वह मुख्य रूप से जो क्रॉस कराएंगे तो जो गुण प्रभावी होगा वह प्रबल गुण होगा,
वह दिखाई देने लगता है, और जो गुण रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा, वह गुण छिप जाता है। परंतु द्वितीय पीढ़ी में, यहाँ पर देखें, द्वितीय पीढ़ी में वही गुण अलग अलग हो जाते हैं। और जो अलग होने का जो अनुपात बताया इन्होंने, 3 संबंधी 1 या 1 संबंधी 2 संबंधी 1 के अनुपात में वह अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से आज हम सभी लोगों ने वंशानुक्रम के सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्पष्ट किया। और वंशानुक्रम के कुल कितने सिद्धांत, तो वंशानुक्रम के कुल 4 सिद्धांतों का सविस्तार से पूरा का पूरा अध्ययन किया। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में पूर्ण रूप से समझ गए होंगे, और इसे हमें फीडबैक के रूप में कमेंट करके बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आगे भी आपको टॉपिक से संबंधित वीडियो हम जारी करते रहेंगे। और जो टॉपिक भी डाला जाएगा, अगले जो टॉपिक में हम मुख्य रूप से सीटेट जुलाई 2024 में जो सीटेट होगा उससे संबंधित सीडीपी की जितनी भी टॉपिक है और किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनते हैं, उस टॉपिक को लेकर के आऊँगा। और आप सभी लोग उस टॉपिक को देख करके इससे यह होगा कि हम किस टॉपिक पर कितना फोकस करें कि इस बार जो सीटेट में अधिक से अधिक नंबर आ जाए। आगे जो हम पूर्ण रूप से सब विस्तार से अध्ययन करने के लिए हमारे यहाँ वैष्णवी कोचिंग सेंटर चहनिया चंदौली में ऑनलाइन भी क्लासेज गूगल मीट के माध्यम से और ऑफलाइन भी क्लासेज उपलब्ध हैं। और पूरे सीटेट के सिलेबस में आपके जो 5 विषय हैं, वो 5 विषय की क्लासेज चलती है। अगर अधिक से अधिक और विस्तार से अगर आप जानना या पढ़ना चाहते हैं तो आप मुख्य रूप से वह ज्वाइन करें कोचिंग, और 5 विषय पर पूर्ण रूप से आधिपत्य होगा, तब आप कम से कम 120 या 125 नंबर तक पहुंच सकते हैं। और आगे इसी रूप में हम छोटी छोटी वीडियो जो महत्वपूर्ण है वह अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच लेकर के सदैव आता रहूँगा। और आप अपने कमेंट के रूप में हमें अवगत कराएंगे या फीडबैक देंगे कि यह कितना ही आपके लिए लाभकारी हो रहा है। आगे आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद, और पूर्ण रूप से हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अन्य लोगों को भी बताइए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो गए। धन्यवाद।